Hello Chapati, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about the subsection 10.5 and 10.6 of the chapter gravitation. Hanji, so your first question is, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? बेसिकली देखिए, जो हम स्कूल बैग अपनी शोल्डर्स पे होल्ड करते हैं, अगर उसकी स्ट्रिप थिन हो, मतलब पतली हो, तो हमें ज़्यादा फोर्स प्रेशर अपनी बॉडी पे फील होता है एज़ कम्पेयर टू उसकी स्ट्रैप जो है अगर वो मोटी हो तो हमें कम फील होता है। ऐसा क्यों? देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमने जो डील किया था कॉन्सेप्ट प्रेशर के बारे में, उसी से रिलेशन है। प्रेशर क्या होता है बच्चा पार्टी? फोर्स पर यूनिट एरिया। इन सच ए वे यू कैन सी कि अगर एरिया, देखो एरिया और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यही केस है कि अगर आप थिन स्ट्रिप लेते हो, मतलब पतली स्ट्रिप जिसका एरिया कम है, तो प्रेशर आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है, और अगर आप थिक स्ट्रिप मतलब कि मोटी स्ट्रिप ले रहे हो तो आपको प्रेशर क्या लगेगा? आपकी बॉडी से कम लगेगा। दिस इज द रीजन why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string. Next, what do you mean by buoyancy? देखो buoyancy क्या होती है? buoyancy, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स्ड कर देते हैं। इमर्स्ड करने का मतलब है हम उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबा रहे हैं, तब उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। कौन लगाता है वो फोर्स? वही फ्लूइड लगाता है। कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स, और जो कि डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने कौन सा लिक्विड लिया है और उस लिक्विड की कितनी क्या है? डेंसिटी। इसी को समझने के लिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट। हाँ जी बच्चों पार्टी, हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड इन अ सरफेस ऑफ वाटर? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता और डूबता कब है या क्यों है? जब वो किसी पानी के अंदर डुबोया जाए, इमर्ज किया जाए वाटर की सरफेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली वापस से बॉयंसी का कॉन्सेप्ट कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे लिक्विड है, इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड की वजह से फोर्स लगेगा। कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। उस फोर्स को हम कहते हैं बॉइंट। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए या इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट उस वाटर में सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा, तो हमने क्या लिया? एक वुडन कॉक लिया और एक नेल लिया। ठीक है, वुडन कॉक और नेल आपने लिया है, मतलब वुडन कॉक का मतलब है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, और नेल कील। आपने उन दोनों को पानी के अंदर क्या कर दिया है? ड्रॉप कर दिया है। आप देखेंगे कि जो नील है वो कहाँ है? नीचे पानी में सेटल डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू वुडन कॉक। वुडन कॉक क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये डिपेंड करता है, अभी आपको बताया गया था बॉयंसी के कॉन्सेप्ट में कि बॉइंट फोर्स कितना होगा, ये डिपेंड करेगा फ्लूइड की डेंसिटी पे। जैसे आपने वाटर लिया, तो बेसिकली जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? सिंक। एंड जिस फ्लूइड की डेंसिटी या जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी, जैसे कि वुडन क्लॉक, वो क्या करेगा? फ्लोट। जैसे लिखा गया है, व्हेन ए नील एंड कॉक ऑफ सेम मास आर पुट इन वाटर द विल सिंक। अब ये जो क्या है, नेल जो है वो सिंक, डूब रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है किससे? वाटर से। जबकि जो कॉक है ये फ्लोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है किससे? वाटर से। क्लियर है इतना? हाँ जी बच्चों पार्टी, next is another question which is from the 10.6 subsection. You find your mass to be 42 kg on weighting machine. Is it your mass more or less than 42 kg? बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आप जो वेटिंग मशीन है उस पर आपको अपना मास 42 kg शो हो रहा है। क्या रियलिटी में आपका मास 42 kg है या उससे ज़्यादा या कम है? देखिए, सेम है। क्यों? क्योंकि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिवर्सली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मास चेंज नहीं होता है, इसीलिए क्या रहेगी? सेम। If the mass of a 42 kg on weighing machine, then our mass will be 42 kg because mass remains constant. Next देखिए, you have a bag of cotton and an iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured with a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why?
बेसिकली अगर आप एक कॉटन बैग, आप देखो ना रुई का अगर आप पूरा बैग लेते हैं उसका मास 100 kg है, और ऐसे ही आप लोहे की क्या लेते हैं, बार लेते हैं, आयरन बार, उसका मास भी 100 kg है। ठीक है, दोनों को ही हमने वेटिंग मशीन से मेजर कर लिया है कि 100 kg है। आपसे पूछा जा रहा है कि रियलिटी में उन दोनों में से कौन ज़्यादा भारी है, ठीक है, और क्यों। हम बोलेंगे, आप देखिए, अगर आप कॉटन लेते हैं तो भले ही उनका मास बराबर है, ठीक है, लेकिन कॉटन के केस में कॉटन क्या कर रही है, एरिया ज़्यादा लेती है। एक लोहे की बार को, आयरन बार को अगर आप प्लेस करना चाहते हैं वो तो कम स्पेस लेगा, ठीक है, और उतने ही वेट के, जैसे इन्होंने लिखा 100 kg का, अगर आप कॉटन बैग रखना चाहते हो तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो जिसके जो कम स्पेस लेगा वो क्या होगा, हैवियर होगा। इसीलिए क्या है, आयरन बार विल बी हैवियर देन ए बैग ऑफ कॉटन बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉटन। अच्छा बच्चा, अब आपको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोला था मैंने, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट मी शो यू कैन राइट हियर दैट डेंसिटी विल इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप कॉटन बैग लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया लेगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मास तो दोनों का सेम ही है, 100। तो देखो डेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम की। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम। और अगर आप कॉटन बैग लेते हैं तो कॉटन बैग के केस में क्या है, उसका वॉल्यूम कम है, कम जगह ले रहा है, वॉल्यूम कम है, इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। Next, we will deal some exercise question. Have a look on the question number 1 of the chapter gravitation exercise. How does the force of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half? Basically कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा जब उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कर दें, हाफ कर दें। हाँ जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स विल इक्वल टू Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर। आपसे ये जो r डिस्टेंस है इसको अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए ये तो लेमनली हमने लिख लिया, अब हम इस डिस्टेंस को हाफ करके देख लेते हैं। कैसे करते हैं हाफ, लेट्स टेक अ पेपर एंड यू कैन सॉल्व दिस। नॉर्मली ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जी फोर्स विल इक्वल टू Gm1m2 बाई r स्क्वायर। अब आपको कंडीशन दे दी कि r की वैल्यू क्या होगी, r/2, नया r जो आपके पास आया r डैश ले लीजिए। तो अब आपके पास न्यू फोर्स क्या है, Gm1m2 बाई r डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये f न्यू ले लीजिए। हाँ जी, r डैश की वैल्यू क्या दी है कंडीशन में, r/2। तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। फिर से आप इसे सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी 4Gm1m2 बाई r स्क्वायर। और देखो ये किसकी वैल्यू थी, f की, तो हमारे पास क्या आ गया, Fn विल इक्वल टू 4 टाइम f। मतलब कि जो नया फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे कितने टाइम हो गया, 4 टाइम्स। हाँ जी बच्चों, वाटी देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये कितने टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी गिरे एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। हाँ जी, बिकॉज देखो बेटा, अगर आप कोई हैवियर ऑब्जेक्ट लेते हो, माना उसका मास ज़्यादा है, लेकिन क्या कोई भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में होगा, नहीं, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास के ऑब्जेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई अ हैवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। हाँ जी बच्चों, पार्टी have a look on the third question. What is the magnitude of gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface? तो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, किसके बीच में, अर्थ के बीच में और 1 किलो का ऑब्जेक्ट जो कि उसकी सरफेस पे है।
आपको मास ऑफ अर्थ भी गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी गिवन है। तो मास ऑफ अर्थ आपको गिवन दे दिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया, दैट इज 1 kg, रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 एंड आपसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू पूछी है, दैट मीन फोर्स पूछा है। तो फोर्स हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, G m1 m2 by r²। तो m1 आपका यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड m2 आपका क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m। तो इन सभी की वैल्यूज को पुट करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, फोर्स का।